स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। आप सभी को मैं यहाँ पर गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे विघ्नेश्वर आप सभी के जीवन में खुशियाँ लाएं और आप यूं ही आगे बढ़ते रहें। आते हैं आज के प्रश्न नंबर 1 पर। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो डियर एस्पायरेंट, सरकारी इतिहासकार स्वाधीनता आंदोलन का डियर एस्पायरेंट था ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. सेन। अब इनके बारे में मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ और इनकी फ़ोटो भी आपको दिखाता हूँ। 1857 की स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे सुरेंद्र नाथ सेन। इनको एस.एन. सेन के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पुस्तक का नाम भी अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी पुस्तक है 1857, अर्थात 1857, जो 1957 में प्रकाशित हुई। अब आपसे मैं यह भी पूछ सकता हूं कि यह इतने समय बाद क्यों हुई, क्योंकि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ और यहाँ पर एकेडमिक्स बना तो सबसे पहले यहाँ पर ज़रूरत महसूस की गई कि भारतीय आंदोलन के बारे में इसकी जानकारी हो। तो डियर एस्पायरेंट, एस.एन. सेन इस भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे। इनकी पुस्तक का नाम था 1857 और यह कब प्रकाशित हुई? 1957 में। और इनका पूरा नाम था सुरेंद्र नाथ सेन। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ जिसमें आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि होता क्या था कि जो स्वाधीनता आंदोलन है, अब वो किसने लिखा है? अगर अंग्रेजी राइटरों की माने तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को उपद्रवी और आतंकवादी कहते थे, जबकि हमारे भारत की दृष्टि से वह एक बहुत ही भारत के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए, तो यहाँ पर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ नहीं कर सकते थे। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? तो डियर एस्पायरेंट, भारतीय ताज में लाने की घोषणा महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1958 को की। अब इसके पीछे का मैं आपको पूरा कारण बताता हूँ। आपको इसका पूरा कारण यह है कि 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने के लिए घोषणा की। उन्होंने अब इस भारत का जो प्रशासन था ब्रिटेन से चलाने के लिए इसकी घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। अर्थात अब जो डिसीजन लेंगी महारानी विक्टोरिया लेंगी, क्राउन से अर्थात है वहाँ के राज घराने से। एक भारतीय मंत्रालय या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ और क्यों हुआ, आप यह समझिए। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन समाप्त करके सीधा अब ब्रिटिश की रानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में सत्ता चली गई। दूसरी चीज़, 1857 में जो क्रांति हुई थी उससे अंग्रेजों को ये कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अब भारतीय हमें वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। इसके लिए महारानी ने सीधा इस पर एक्शन लिया और यहाँ का जो लॉर्ड कैनिंग थे उनको प्रथम वायसराय के रूप में प्रमोट कर दिया, अर्थात क्राउन से जो संबंधित थे वो वायसराय थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो डियर एस्पायरेंट, यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, नील उपद्रव। अब इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ कि यह नील उपद्रव क्या था और इसके बारे में आपको हर चीज़ पता चलेगी। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ। बंगाल में नील विद्रोह का समय अगर आपसे पूछा जाए तो 1859 और 1860 इन 2 वर्षों में हुआ। अब आपको मैं सबके बारे में बताता हूँ, चारों ऑप्शन है ना। सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 तक, संताल विद्रोह हुआ 1855 से 1866 तक, और पावना उपद्रव जो हुआ वह 1873 से 1876 के बीच में हुआ। अब मैं बात करूं आपसे नील उपद्रव की, तो नील उपद्रव की जो शुरुआत थी डियर एस्पायरेंट बंगाल की नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुई। और यह नील उत्पादक होता क्या था कि नील उत्पादन के लिए ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते थे। वह खाद्यान्न नहीं उगाने देते थे। नील उन्हें क्यों चाहिए थी? क्योंकि जो ब्रिटेन में उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां लगी थी उन कंपनियों में नील कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता था। तो वहाँ के किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और नील की खेती बंद करने के लिए वहाँ पर किसानों ने एकजुट होकर नील विद्रोह कर दिया। यह नील आंदोलन इतिहास में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन में व्यापक और जुझारू रूप से शुरू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए यह कब हुआ, और तो बंगाल में हुआ, और कब? 1859 से 1860 तक। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 पर। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है?
तो आज मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बताऊंगा, उनके कथानक आनंद मठ के बारे में बताऊंगा, और एक किस पे बेस्ड है इसके बारे में। तो सबसे पहले आप बंकिम चंद्र चटर्जी की फ़ोटो देखिए। मैं आपको फ़ोटो इसलिए दिखाता हूँ डियर एस्पायरेंट, आपके मन में एक उनकी इमेज बन जाए, आप उनको कभी भी भूलें ना। क्योंकि जब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, तो वो चीज़ें हमें अधिक देर तक याद रहती हैं। तो यहाँ पर जो उनका कथानक था आनंद मठ, वह सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। आइए अब मैं उनके इस सन्यासी विद्रोह पर लिखी हुई पुस्तक की फ़ोटो दिखाता हूँ और उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। ये आनंद मठ की पुस्तक है। वंदे मातरम के स्वरचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपना उपन्यास आनंद मठ सन्यासी विद्रोह के लिए लिखा। बंगाल में अंग्रेजी राज्य स्थापित होने तथा उनके कई अर्थव्यवस्था के स्थापित होने से जमींदार, कृषक और शिल्पी नष्ट हो गए। जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ के सभी व्यापार, सभी रोजगार धीमे धीमे नष्ट करना शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अंग्रेज अपनी चीज़ें बेचना चाहते थे। अगर भारत के लोग खुद से कपड़ा बनाएंगे, खुद के कपड़े पहनेंगे, तो फिर अंग्रेजों के कपड़े कौन खरीदेगा, अंग्रेजों से चीज़ें कौन खरीदेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने यहाँ का उद्योग ख़त्म किया, यहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर ला दी। तो इस आधारित बुक लिखी है आनंद मठ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो डियर एस्पायरेंट, आपको मैं सबको डिटेल्स में बताता हूँ। इसका मुख्य केंद्र था पटना। तो आइए वहाबी आंदोलन से रिलेटेड मैं आपको पहले फ़ोटो दिखाऊं, फिर उसके बारे में एक एक करके आपको सारी सूचना दूं। तो आइए समझते हैं। अंग्रेजी प्रभुत्ता को सब सुनियोजित और गंभीर चुनौतियां वहाबी आंदोलन से मिली। वहाबी के बारे में आपके मन में आ रहा होगा, यह वहाबी वर्ड क्या है? तो वहाबी एक प्रकार से इस्लाम की एक विचारधारा है जिसके प्रवर्तक अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित होते थे, और अब्दुल बहाव इस परंपरा के, इस विचारधारा के जनक माने जाते हैं। और इसके जो रायबरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक रहे। और 19वीं शताब्दी में, जो 19वीं शताब्दी थी डियर एस्पायरेंट, वहाबी आंदोलन इस्लाम की जो एक विचारधारा थी बहुत ज़्यादा लोगों में फैल गई, और इसके समर्थक पटना में सर्वाधिक थे। आइए अब मैं आपको और भी डिटेल्स में बताऊं। सिखों तथा बंगालों में अंग्रेजों को आपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित तथा पुनर्व्यवस्थित करना इनका उद्देश्य था। अब यहाँ पर पूछा जाए कि यह सबसे बड़ा इसका नेता या प्रवर्तक कौन था? तो रायबरेली के सैयद अहमद। और सैयद अहमद के प्रयत्नों पर ही इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। मध्य प्रांत किसे कहते हैं? जो वर्तमान में हमारा मध्य प्रदेश है, उसे पहले मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो आइए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में, इसकी फोटो भी दिखाऊंगा, और इस आंदोलन से जुड़े हुए जितने प्रश्न बन सकते हैं एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो आप ये देखिए, राम सिंह कूका इसका नेता था। और डियर एस्पायरेंट, कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता है। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुए, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर उखाड़ फेंकना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछा जाए कब हुई, तो 1840 में, और अब भगत जवाहरलाल द्वारा इसकी शुरुआत की गई। लेकिन इसका प्रवर्तक और सबसे जो इम्पोर्टेंट नेता है वह है राम सिंह कूका, और इसके साथ गौभक्त और इसके जो स्टूडेंट थे, शिष्य थे, उन्होंने भी इनके साथ अपना बलिदान दे दिया था। इनकी बात की जाए 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून भेज दिया गया। वहाँ पर इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर बात की जाए कि यह वहाबी आंदोलन से मिलता जुलता क्यों है, तो आप सबसे पहले समझिए कि चाहे वह वहाबी आंदोलन हो, वहाबी आंदोलन बेसिकली इस्लाम की एक विचारधारा है। इसी प्रकार यह गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया, और बाद में इस विचारधारा ने राजनीतिक रूप ले लिया, अर्थात धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें राजनीति में परिवर्तित हो गई। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। यह यूपीपीसीएस प्री 1999 का क्वेश्चन है। इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो आइए सबसे पहले मैं आपको फोटो दिखाता हूं, फिर एक एक करके डिटेल बताता हूं। तो आप हाजी शरीयत उल्लाह की फोटो देख पा रहे होंगे, यह फराजी आंदोलन के विद्रोह के नेता थे। आइए अब मैं आपको और भी डिटेल से बताता हूँ इनके बारे में।
जो फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयत उल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। अर्थात जो यहाँ पर हाजी शरीयत उल्लाह थे, उन्होंने एक संप्रदाय चलाया, उस संप्रदाय का नाम था फराजी। और डियर एस्पायरेंट, ये लोग उनके धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तनों को प्रतिपादन किया करते थे। अर्थात ये लोग चाहते थे कि इस आंदोलन में अधिक से अधिक लोग शामिल हो जाएं। और शरीयत उल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल में अंग्रेज़ों से निकालने की योजना बनाई। उन्होंने की योजना थी कि बंगाल से अंग्रेज़ों को बाहर उखाड़ फेंका जाए। यह आंदोलन उन्होंने चलाया, फराजी आंदोलन, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 1838 से 1860 के बीच चला। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी वहाबी दल में सम्मिलित हो गए। तो यह शुरू हुआ फराजी आंदोलन के बीच में, और आपसे पूछा जाए कि यह खत्म किस फॉर्म में हुआ, तो यह लोग वहाबी आंदोलन में मिल गए। और फराजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ। दादू मियाँ का दूसरा, ये किसका पुत्र था? शरीयतुल्लाह का। जो आप फोटो देख पा रहे हैं, इनका पुत्र था दादू मियाँ, और यह फराजी का नेता था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 पर। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कब हुआ? यदि आप हमारे जियोग्राफी के वीडियो देखे होंगे तो आपको छोटा नागपुर की स्थिति बखूबी पता होगी। जो हमारा झारखंड और छत्तीसगढ़ का एरिया है डियर एस्पायरेंट, वह छोटा नागपुर के पठार के रूप में जाना जाता है। और यह वो एरिया है जहाँ केमिकल रिच पोर्शन इंडिया का पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स, कोल्स और बहुत भी भूगर्भ से इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से निकलती हैं। तो छोटा नागपुर का जो जनजातीय विद्रोह हुआ वह 1820 में हुआ। आइए मैं आपको इसके सारे डिटेल्स बताता हूँ। राजा कहलाने वाले छोटे सरदार तथा छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासी ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजी सत्ता का क्रमिक रूप से विस्तार किया। डियर एस्पायरेंट, पाराहाट के राजा ने सिंह भूमि पर अंग्रेजों के कब्जे का बहुत बड़ा विरोध किया। सिंह भूमि वही जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा मिनरल और मेटल्स निकाले जा रहे हैं वर्तमान में। यह विद्रोह 1820 के प्रारंभ होकर 1836 तक चला। यह वर्तमान झारखंड की राजधानी रांची, सिंह भूमि, हजारीबाग, जो पलामू डिस्ट्रिक्ट है, मानभूमि, पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। हजारों आदिवासियों के कत्ल करने के बाद ब्रिटिश शासन फिर से यहाँ पर सत्ताधीन हो गया। तो यहाँ पर आप देखें कि अंग्रेजों ने बड़े क्रूरतापूर्वक इन सभी आंदोलनों को दबा दिया, और वह बिल्कुल भी परहेज नहीं करते थे। हजार लोग वो मार देते थे, और बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के थे अंग्रेज। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो ऐसा नहीं था कि हमारे जनजातीय लोग किसी भी प्रकार के युद्ध कौशल में कमी थी, लेकिन चूंकि अंग्रेज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में, और बात करें इनके पास टेक्नोलॉजी थी, आधुनिक हथियार थे, तो डियर एस्पायरेंट 1855 में जो संथालों ने था वह मेजर बारो को हरा दिया था। आइए मैं इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह ताल्लुक के विद्रोह कर दिया, और इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण कर दिया। दिकू किनको कहते थे? ये जो जनजाति लोग थे। दिकू वर्ड का मतलब होता है विदेशी या बाहर के लोग। तो उन्होंने दिकुओं पर आक्रमण कर दिया, जिसका नेतृत्व करने वाले लोगों का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो उनका नाम है सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। इनके नेता थे। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो ने एक सेना भेजी, जिसे संथालों ने हरा दिया। तो अंततः भागलपुर, जो वर्तमान में बिहार में है, भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जो थे वहाँ के जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का दमन कर दिया। इनका बेसिकली एग्जैक्ट डेटा भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजी इतिहासकारों ने उस समय का इतिहास लिखा है। भारतीय इतिहासकार उस समय इतने एक्टिव नहीं थे, तो इन्होंने बहुत ही क्रूरतापूर्वक हजार लोग मारकर इन सभी आंदोलनों को दबा दिया। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 10 पर। किस आदिवासी नेता को जगत पिता अर्थात धरती आबा के नाम से जाना जाता है? वह कौन थे? तो डियर एस्पायरेंट, वह थे बिरसा मुंडा। यहाँ का आप देखें तो जो हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्य एयरपोर्ट है वह भी बिरसा मुंडा के नाम से। तो बिरसा मुंडा बहुत ही फेमस हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ। बिरसा मुंडा को डियर एस्पायरेंट जगत पिता या धरती आबा के नाम से जाना जाता है। मुंडा बेसिकली यहाँ पर सरनेम है जनजाति लोगों का, और इनका जो बिरसा मुंडा था, आज वहाँ के लोग इन्हें देवता के रूप में पूजते हैं। मुंडा आदिवासी का विद्रोह का नेतृत्व करता थे, जो आंदोलन 1899 से 1920
तक चला। इसका नेतृत्व करने वाले जो बिरसा मुंडा थे, उनका जन्म बंटाई की खेती करने वाले परिवार में हुआ। ये बटाई का खेती जो होता है डियर एस्पायरेंट, आपने खेतों में सुना होगा कि यहाँ पर चूंकि जो गरीब लोग होते हैं उनके पास खुद का खेत नहीं होता है, तो वह बड़े किसान से समझौता कर लेते हैं कि हम आपकी खेत पर फसल उगाएंगे, और जब वो फसल उग जाएगी डियर एस्पायरेंट, तो बटाई करने वाला आधा उस भूमि के मालिक को दे देगा और आधा उस मेहनत करने वाले का हो जाएगा। तो 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत के रूप में घोषित कर दिया और उन्होंने कहा कि भगवान ने एक गजब की ताकत दी है हर इंसान के अंदर। बिरसा नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन जल्द ही राजनीतिक रूप में बदल दिया गया और 1900 के शुरू में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और जून में वह जेल में ही उनकी डेथ हो गई। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। यह IAS प्री 1995 का क्वेश्चन है। आप इतनी आसानी से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा कि आपको लगेगा इस क्वेश्चन में है क्या। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग करने वाले थे हमारे ठक्कर बापा। यह IAS ने क्वेश्चन पूछा था। आइए मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताता हूँ। ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। यह हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। इनके नाम से पोस्टल कार्ड भी बनाए गए और इनका जो जीवन था 1869 से 1991 के बीच सेवावती ठक्कर बापा के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1934 और 33 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा जानने के लिए भारत का भ्रमण किया और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठापाठ संपादक भी रहे हैं। तो डियर एस्पायरेंट, ये गांधी जी के साथ इनकी बहुत ज़्यादा मेल जोल था। गांधी जी के साथ ये पूरे भारत भ्रमण पर निकले थे और इन्होंने जो हमारे आज के समय में एक तरह से हम कहें दलित समुदाय या निम्न समुदाय, उसके लिए गांधी जी ने बहुत अधिक स्टेप उठाए। गांधी जी ने सबसे पहले पूरे देश का भ्रमण किया और हरिजनों का नाम दिया। गांधी जी ने ही सबसे पहले हरिजन वर्ड दिया था और उन्होंने हरि का जन अर्थात ईश्वर के लोग के नाम से वह संबोधित करते थे और इसके लिए वह ठक्कर बापा के साथ पूरे देश में उन्होंने भ्रमण किया था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 12 पर। यह UPPCS मेंस 2015 का क्वेश्चन है। आपको मैं IAS प्री या अन्य लोक सेवा आयोग में क्वेश्चन आपके लिए क्यों लाता हूं, क्योंकि आप जो भी आने वाले एग्जाम में बैठेंगे डियर एस्पायरेंट, चाहे वह लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे UPSI हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, जब आप इन एग्जामों में बैठेंगे तो इनके जो क्वेश्चन रहते हैं इन्हीं के रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लेंगे तो मैं आपको यह श्योर कर सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो डियर एस्पायरेंट, सही सुमेलित नहीं है, कोल विद्रोह गुजरात से नहीं था। इसके बारे में आपको डिटेल से बता देता हूं। कोल विद्रोह की पूरी जानकारी आपको दे देता हूं डियर एस्पायरेंट। तो सबसे पहले आप समझिए, कोल विद्रोह 1784 से 1785 के बीच महाराष्ट्र में हुआ था। बाकी जितने आप ऑप्शन देख पा रहे हैं वह सही मैच हैं। मोपला विद्रोह केरल से था, जैसे कि आप जानते हैं। कूका विद्रोह राम सिंह कूका के द्वारा पंजाब में हुआ और डियर एस्पायरेंट, जो चुआर विद्रोह था वह पश्चिम बंगाल में हुआ और इसका जो नेता था वह थे रघुनाथ महतो। तो यह तो आप समझ गए होंगे कि चुआड़ लोगों आदिम जाति के लोग थे। इन्होंने भूमि कर और अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक स्थिति से प्रभावित होकर वहां पर विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह एक बहुत बड़े शोषण के बाद अपने आप जन्म लेते थे। जब लोगों को लगता था कि हमारा बहुत अधिक शोषण हो रहा है तो ऑब्वियस है कि वहां पर विद्रोह हो जाएगा। तो कोली विद्रोह गुजरात से नहीं महाराष्ट्र से था। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 पर। यह UPPCS प्री 2010 का क्वेश्चन है। डियर एस्पायरेंट, यह क्वेश्चन लाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए और इस मेरी मेहनत को कम से कम एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट जरूर करिए। यह क्वेश्चन है आपका कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पावना कृषक विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो आप सबसे पहले तो यह समझ चुके हैं कि जो राम सिंह कूका थे वह कूका विद्रोह के थे। अब आप मैचिंग इजीली कर सकते हैं डियर एस्पायरेंट। जो हमारा कुकी विद्रोह था उसका लेना देना था त्रिपुरा से और जो कूका विद्रोह था वह पंजाब से और जो पावना कृषक विद्रोह था वह था बंगाल से और बिरसा मुंडा का जो था बिहार से। तो आप यह सब कुछ देख पा रहे होंगे। मैंने ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही किया है। मैं आपको एक बार यहाँ पर यह भी कहूँगा कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक नोट्स बना लीजिए और प्रतिदिन आने वाले क्वेश्चंस को नोट्स बनाकर तैयार करिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको लाभ मिल सके। एक्सीलेंट क्लासेस आपको प्रतिदिन एक वीडियो हिस्ट्री से लेकर जब तक हिस्ट्री हमारी कंप्लीट नहीं हो जाएगी प्रतिदिन आपको हिस्ट्री का एक वीडियो मिलता रहेगा और हमारी कोशिश यह
यह रहती है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएं ताकि आपको परीक्षा में यह मिल जाएं। तो हमारी मेहनत आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इसी तरह आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें मोटिवेट करते रहिए और अपना खुद का फ़ायदा कीजिए। आप ऐसे नोट्स बनाइए। इसी प्रकार आप करंट अफेयर का वीडियो भी हम सुबह 7 बजे अपलोड करते हैं, वह भी आप देख सकते हैं। आते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 14 पर। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो डियर एस्पायरेंट, सबसे पहले आप यह समझिए कि महात्मा गांधी वह व्यक्ति थे जो एक विचारधारा उत्पन्न कर देते थे और लोग उनके पीछे चल देते थे। महात्मा गांधी की बुराई करने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन आप जब ईमानदारी पूर्वक और मन से इतिहास पढ़ेंगे तो आप इस व्यक्ति के अंदर कुछ अलग ही एनर्जी पाएंगे। महात्मा गांधी बेसिकली बहुत सारे प्रोपेगेंडास चलते हैं, महात्मा गांधी को गलत बताया जाता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े इतिहासकारों ने इतिहास को 2 भागों में बांट दिया है। पहला प्री गांधी पार्ट, पोस्ट गांधी पार्ट। तो गांधी अपने आप में इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट भाग रखते हैं। और अगर बात की जाए महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले सबसे पहले आदिवासी नेता के बारे में, तो जोड़ानाग नामक जो आदिवासी नेता थे वह महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बात की जाए कि महात्मा गांधी का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा था कि लोग उनसे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। चाहे वह सत्याखेड़ा की बात करें, वहाँ पर सत्याग्रह किया था, खेड़ा सत्याग्रह, चाहे नमक आंदोलन के लिए दांडी मार्च की बात करें, चाहे गोलमेज सम्मेलन के लिए अंग्रेजों से मिलने की बात करें, किसी भी प्रकार से महात्मा गांधी अपने आप के सपोर्टर्स धीमे धीमे उनके बनते चले गए। वह सबसे पहले अगर बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की जो घटना थी उसके लिए उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं थे, ईमानदारी पूर्वक आंदोलन करते थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? यह बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 2008 का क्वेश्चन है। मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो आपको मैं डिटेल्स में बताता हूँ। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर, ये जो क्षेत्र है, आप मोपला विद्रोह 1921 में हुआ। आपने केरल का मालाबार तट, जिसमें मैंने आपको वहाँ की भूमि के बारे में, मिट्टी के बारे में, आपने अगर मेरे जियोग्राफी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं आप सेम चैनल पर जाके, कितने अच्छे से हम लोगों ने पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हर एक एरिया के बारे में जानकारी दी है। तो जो मोपला विद्रोह करने वाले केरल के मालाबार क्षेत्र था 1921 में हुआ, और यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे, वहाँ पर जमींदार अधिकतर हिंदू थे। तो आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। यहाँ पर डियर एस्पायरेंट, जमींदार वर्ग हुआ करता था, कुलीन वर्ग हुआ करता था, वह किसानों को बटाई पर अपना खेत तो दे दिया करता था, लेकिन जैसे ही फसल में बहुत अच्छा उत्पादन होता था तो वो लोग फिर बेईमानी कर जाते थे, और किसान जो साल भर मेहनत करता था उनको बेचारों को खाने योग्य भोजन भी नहीं मिल पाता था। तो इसी कारण केरल में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। और यहाँ पर बात की जाए किसने किया, तो जो बटाईदार मुसलमान थे उन्होंने हिंदू जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन किया था। डियर एस्पायरेंट, यहाँ पर बात किया जाए किसके लिए यह आंदोलन चलाया गया, तो आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ चलाया गया। कब चलाया गया? 1921 में। कहाँ चलाया गया? केरल में। तो इतना हमने जाना। तो डियर एस्पायरेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और आप प्रतिदिन करंट अफेयर्स का जो हम यहाँ पर क्विज यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराते हैं उसको पर डे आप देखिए, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सोचेंगे कि हम सीधा 6 महीने का बाद में कर लेंगे, तो वैसा कभी नहीं होगा। आप प्रतिदिन 10 या 15 क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जरूर मिलेंगे। तो आपके लिए भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। कल भी आपको मैं करंट अफेयर्स का और हिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए ऑसम डे।